गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैकेनिक्स की आज की क्लास में हम बेलन का ऐंठन मतलब टॉर्शन ऑफ ए सिलेंडर पढ़ेंगे। तो देखिए, जब किसी बेलन को या तार को जिसकी आकृति सिलिंड्रिकल शेप की है, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका सिलिंड्रिकल शेप हो, उसको जब ऊपरी सिरे से दृढ़ता से हम कस दें और दूसरे जो नीचे वाला सिरा है उस पर उसकी अक्ष के प्रति स्पर्श रेखीय बल आघूर्ण या स्पर्शीय बल आघूर्ण के द्वारा उसे किसी एंगल थीटा से घुमाएं, ऐंठन उसमें उत्पन्न की जाए, तो यह अपरूपण की स्थिति में आ जाएगा। मतलब ऊपरी सिरा हमने उसका कहीं कस दिया है, हैंग कर दिया है टाइटली, ताकि उसमें उसकी शेप में या उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन निचले सिरे को अगर हम थीटा कोण से उसमें ऐंठन देते हैं तो यह अपरूपण की अवस्था में आ जाता है। इस अवस्था में पदार्थ के प्रत्यास्थता के गुण के कारण बेलन में एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करने लगता है। यहाँ प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करेगा जो कि संतुलन की स्थिति में लगाए गए ऐंठन बल युग्म के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। तो बल के अंदर बेलन के अंदर, क्योंकि हम जानते हैं कि हर एक क्रिया की प्रतिक्रिया आवश्यक रूप से होती है, तो जब हमने बेलन को थीटा कोण से ऐंठन दी तो उसके अंदर एक प्रत्यानयन बल युग्म कार्य करेगा जो कि उस स्थिति का विरोध करेगा जो कि बेलन में उत्पन्न हुई है। तो यह जो बल युग्म होता है ये लगाई गई ऐंठन के बराबर और विपरीत दिशा में होता है। तो देखिए, इसके मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए हम देखते हैं कि हमने एक बेलनाकार छड़ या तार लिया जिसकी लंबाई L है, त्रिज्या R है, और उसके ऊपरी सिरे को दृढ़ता से कस दिया और दूसरे सिरे को ऐंठ कर उस पर ऐंठन बल युग्म लगाया जाता है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है। तो इस डायग्राम के अनुसार बेलन के पृष्ठ पर किसी रेखा AB की कल्पना करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो फर्स्ट डायग्राम है इसमें हमें एक बेलन दिखाया गया है, इसकी त्रिज्या R है, इसके ऊपरी सिरे को हमने कस दिया है और अब हम इसकी सरफेस पर AB एक रेखा, हमने एक अक्ष ली, बेलन की अक्ष OO प्राइम है तथा यहाँ सरफेस पर हमने एक रेखा AB ली। तो देखिए, ऐंठन से पूर्व यह छड़ की अक्ष के समांतर है, OO प्राइम के ये समांतर रहेगी। छड़ के ऐंठन देने पर बिंदु B विस्थापित होकर B प्राइम पर पहुंच जाएगा। क्योंकि ऊपरी सिरा दृढ़ता से कसा हुआ है तो उसकी पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा, तो A पॉइंट अपनी स्थिति पर ही रहेगा, लेकिन B पॉइंट जो है वो स्थिति B से शिफ्ट होकर B प्राइम पर चला जाएगा और रेखा ए बी प्राइम की स्थिति में आ जाती है जो AB के साथ फाई कोण बनाती है। तो हम देख सकते हैं कि ये जो कोण बन रहा है ए बी प्राइम, इस कोण की वैल्यू है फाई। तो फाई कोण से अपरूपण इसमें हुआ है। यहाँ पर फाई अपरूपण कोण है। त्रिज्या O प्राइम B कोण थीटा से घूमकर, त्रिज्या OB, जो प्रारंभिक त्रिज्या थी OB, वो अब पहुंच जाएगी OB प्राइम पर। तो ये त्रिज्या की स्थिति में जो ऐंठन कोण थीटा है, तो ये जो कोण से हमने इसको घुमाया था, इस कोण को हम ऐंठन कोण कहते हैं और यहाँ पर ये थीटा है। तो देखिए, अब हम क्या मानते हैं कि बेलन को O से लेकर R तक के विभिन्न बेलनाकार कोशों के शेल्स के रूप में माना जा सकता है। भिन्न कोशों के लिए अपरूपण का मान भिन्न भिन्न होगा और यह उनकी त्रिज्याओं पर निर्भर करेगा। तो ये हम देख सकते हैं कि अलग अलग कोशों के लिए ये डिपेंड करेगा कि त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, उसी के अकॉर्डिंग इसमें अपरूपण उत्पन्न होगा। जितनी तो हम देखेंगे अभी कि जितनी कम त्रिज्या होगी उतना ही कम अपरूपण उत्पन्न होगा और त्रिज्या का मान जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, बेलन की सतह के अप्रोच करेगा, वैसे वैसे अपरूपण का मान बढ़ता जाएगा। बाह्य कोश का अपरूपण अधिकतम होगा और आंतरिक कोश का अपरूपण न्यूनतम होगा। बेलन की त्रिज्या और लंबाई में कोई अंतर उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि अपरूपण विकृति में केवल शेप चेंज होती है, आयतन में या लंबाई में कोई चेंज नहीं होगा। यदि हम अब देखें हमने क्या किया, अब अगर हम AB जो अक्ष है या AB जो लाइन है उसके अनुदिश अगर हम इसको कट कर दें बेलन को और इसको अगर फैला दें हम, तो हमें एक आयत के रूप में ये मिलेगा ABCD, और इसके अनुसार आयत की भुजाएं L और 2πr होंगी।
तो जो लंबाई होगी आयत की वो L होगी और जो चौड़ाई होगी वो बेलन की परिधि के बराबर होगी, जो कि 2πr होगी अगर बेलन की त्रिज्या r है। तो यदि हम ऐंठन के पश्चात इसे काट दें तो एक समान, अगर ऐंठन देने के पश्चात हम इसकी स्थिति देखेंगे तो यह हमें अब समांतर चतुर्भुज के रूप में मिलेगा, जिसका जो B और C पॉइंट होंगे वो शिफ्ट होकर B' और C' पर पहुंच जाएंगे और जो एंगल होगा BAB' वो फाई होगा। तो ये अपरूपण कोण या अपरूपण इसमें विकृति उत्पन्न हुई है, ये हमें यहाँ पर फाई से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो देखिए, अब अगर हम ये माने कि बेलन को हम संपूर्ण बेलन को अगर बेलनाकार कोशों से मिलकर बना हुआ माने, तो हम ये मान सकते हैं कि 0 से लेकर r त्रिज्या के इसमें बेलनाकार कोश हैं और सभी की जो अक्ष होगी वह सेम ही रहेगी, OO प्राइम कॉरेस्पॉन्ड। तो यह OO प्राइम अक्ष के अनुदिश सभी बेलनाकार कोश स्थित होंगे। अब देखिए, हम एक बेलनाकार कोश को अज्यूम करते हैं जिसकी आंतरिक त्रिज्या x है और बाह्य त्रिज्या x प्लस dx है। यदि ऐंठन के कारण कोश की सतह पर स्थित रेखा AB कोण फाई से विस्थापित होती है तो कोण BAB' इस बेलनाकार कोश के लिए अपरूपण कोण होगा। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द डायग्राम BAB' जो एंगल है वो फाई है और BOB' एंगल को हमने थीटा माना है, जो कि ऐंठन कोण है। तो BB' को हम इन दोनों के टर्म्स के रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए, फाई के टर्म्स में हम लिखेंगे तो BB' इक्वल्स टू होगा AB, मतलब जो फॉर्मूला होता है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो चाप हम ले रहे हैं यहाँ पर BB', तो ये हो जाएगा L इंटू फाई, और जो आधार है उसके ऊपर जो कोण है थीटा की टर्म में अगर हम इसे लिखेंगे तो BB' हो जाएगा x इंटू थीटा। देखिए, इन दोनों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो अपरूपण कोण फाई की वैल्यू होगी x इंटू थीटा अपॉन L। अब देखिए, अगर फाई का मैक्सिमम मान x के मैक्सिमम मान के लिए होगा, क्योंकि फाई जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x की, तो x जितना बड़ा होगा, जितनी बड़ी त्रिज्या का हम बेलनाकार कोश उसमें से काटेंगे उतना ही ज़्यादा फाई का मान होगा, अपरूपण विकृति उसमें उतनी ही ज़्यादा उत्पन्न होगी। अर्थात बेलन के सबसे बाहरी कोश के लिए विकृति महत्तम होती है, मैक्सिमम होती है, और सबसे अंदर वाले कोश के लिए विकृति का मान सबसे कम होता है। अब देखिए, अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक नीटा, चूंकि अपरूपण प्रत्यास्थता गुणांक होता है अपरूपण प्रतिबल बटा विकृति, जो कि यहाँ पर फाई है, तो अपरूपण प्रतिबल का मान होगा नीटा इंटू फाई इक्वल्स टू नीटा इंटू फाई की वैल्यू हम पुट कर देंगे x थीटा अपॉन L। बेलनाकार कोश के आधार का क्षेत्रफल होता है 2πx dx। इस क्षेत्रफल पर कुल स्पर्शी बल बराबर होता है प्रतिबल गुणा क्षेत्रफल। तो क्योंकि आधार पर हमने स्पर्शीय बल लगाया था, तो यहाँ का जो कुल स्पर्शी बल हम देंगे इसके गुणा कर देंगे क्षेत्रफल से प्रतिबल को। तो यहाँ का स्पर्शी बल का आघूर्ण अब हम किससे देंगे, तो d टो जो हमने बेलनाकार कोश लिया है उसके प्रति हम स्पर्शी बल का आघूर्ण निकाल रहे हैं, तो इसे हमने d टो से दिया है। तो जो बल है उसे हम गुणा कर देंगे उससे अक्ष से दूरी से, तो अक्ष से दूरी जो है त्रिज्या के बराबर होगी, जो कि x मानी थी हमने। तो यहाँ जो वैल्यू आई 2π नीटा थीटा अपॉन L x³ इंटू dx। यह लंबाई L, त्रिज्या x और मोटाई dx के बेलनाकार कोश को थीटा कोण से ऐंठने के लिए आवश्यक ऐंठन बल युग्म का मान हमारे पास आ गया। अब देखिए, लेकिन हमारे पास तो पूरा बेलन है जिसकी त्रिज्या 0 से लेकर r तक चेंज हो रही है। तो हम जब टोटल टो की वैल्यू, टोटल कुल ऐंठन बल युग्म का मान निकालेंगे, तो हम इस d टो को 0 से लेकर r पर, यहाँ पर 0 to r आएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, तो टो की वैल्यू हो जाएगी इंटीग्रेशन 0 to r 2π नीटा थीटा अपॉन L x³ dx। इसका मान हमारे पास आएगा नीटा पाई r⁴ इंटू थीटा अपॉन 2L। तो यह मान हमें बता रहा है कि पूरे बेलन को अगर हम थीटा कोण से ऐंठन देते हैं तो उसके लिए हमें कुल ऐंठन बल युग्म कितना लगाना पड़ेगा। अब अगर हम कहें कि हमें 1 रेडियन का ऐंठन देना उसमें, तो यहाँ हम थीटा की वैल्यू 1 पुट कर देंगे,
तो टो का मान आएगा हमारे पास पाई नीटा r⁴/12। इसको हमने c मान लिया। तो यहाँ पर एकांक ऐंठन कोण के लिए बल युग्म का मान जो c हमारे पास प्राप्त हुआ है, यह तार की मरोड़ी दृढ़ता या टॉर्शनल रिजिडिटी कहलाता है। तो ये हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि तार की मरोड़ी दृढ़ता किसे कहते हैं और इसका मान हमें डिराइव करवा सकते हैं। तो टो की जो वैल्यू है पाई नीटा r⁴/12 फॉर थीटा इक्वल्स टू 1, दिस इज कॉल्ड टॉर्शनल रिजिडिटी। अब देखिए ठोस बेलन के मुक्त सिरे को थीटा रेडियन कोण से ऐंठने के लिए कार्य कितना करना पड़ रहा है। तो जब हमारे पास बल युग्म की वैल्यू है तो हम कार्य निकाल सकते हैं। W इक्वलेंट टू 0 टू थीटा टो इंटू डी थीटा। इंटीग्रेट कर देंगे हम टो को 0 से लेकर थीटा कोण पर, इक्वल्स टू यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी पाई नीटा r⁴/4l थीटा स्क्वायर। इसे c के टर्म्स में हम लिखेंगे तो c थीटा स्क्वायर अपॉन 2। तो ये हमारे पास W की वैल्यू आ गई। इसी तरह अगर हम कहें कि ठोस छड़ के स्थान पर अगर खोखला बेलन होता, शेप सिलिंड्रिकल ही है लेकिन अगर होलो होता और उसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याएं क्रमशः R1 और R2 हम माने, तो ऐंठन बल युग्म का मान किस तरह से होगा। तो ये जो इंटीग्रेशन हमने लिया था यहाँ पर दिस वन, यहाँ पर हम जो लिमिट्स हैं 0 टू R के बीच में लगाई थी, अब लिमिट्स हम लगा देंगे R1 से R2 के बीच में और इसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो ये वैल्यू हमें लास्ट में मिलेगी टो प्राइम इक्वल्स टू नीटा पाई थीटा अपॉन 2l r2⁴ माइनस r1⁴। तो ये हमारा टॉर्शन ऑफ सिलेंडर आज टॉपिक हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट टर्म में हम बेंडिंग ऑफ बीम्स, दंडों का बंकन, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये सभी टॉपिक्स आपके प्रैक्टिकल में भी यूज़फुल हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स भी हम करते हैं लैब में। तो ये हमें बहुत ज़्यादा ध्यान से और बहुत समझ के इनको स्टडी करना है। थैंक यू।